हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो एलपी 39 सेट वाले डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 10 के रीजनिंग के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव। और ये सिलसिला यूं ही चलता चला जाएगा। अभी एलपी 39 सेट चल रहा है, इसके बाद फिर मैं दूसरा सेशन लेकर के आऊंगा और ये कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कुछ सेकंड बस देंगे आप लोग। सेट नंबर 10। रेडी हैं सब लोग? तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। आज ये क्या हो गया? ये तो मैथ का सवाल आ गया जी, ये तो मैथ का सवाल आ गया रीजनिंग में गलती से। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आज इस सेट में रीजनिंग के ना बहुत कम क्वेश्चन है, रीजनिंग के बहुत कम क्वेश्चन है। डन? या फिर स्लाइड सही से नहीं बना है क्या? एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई। एलपी क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम, रुक जाओ। बहुत सारा क्वेश्चन लग रहा है कि मुझे छूट चुका है। एप्लीकेशन बैंक वॉल्यूम 1, सेट नंबर 10। ठीक है, बहुत सारे स्लाइड में है ही नहीं, मुझे देख देख करके करवाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, उससे पहले मैं देख लेता हूं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नहीं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है। आज स्लाइड में बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए हैं जो कि स्लाइड में नहीं है। आप अगर देखेंगे तो स्लाइड में सीधा 36 से स्टार्ट है, 37, 43, लेकिन उससे पहले भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो जो छूट गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा, नहीं है स्लाइड में, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं। तो क्या कह रहा है? सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। आपको एक तर्क दी गई है कि एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। मतलब महंगाई के बारे में बात कर रहा है कौन? विपक्ष बात कर रहा है। तो कह रहा है एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने क्या कहा कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। इस पर 2 मान्यताएं दी गई है। पहला, इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें। क्या यह मान्यता होगा? विपक्ष क्या सोच करके यह बात बोला कि आप पिछले 5 सालों से आप कीमत में वृद्धि को देखें, मतलब महंगाई को देखें। मतलब पहला जो मान्यता कह रहा है वह मांग कर रहा है कहीं ना कहीं कि क्या इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे। तो पहला बिल्कुल सही होगा। और दूसरा मान्यता क्या कह रहा है? मान्यता मतलब इस पर जो माना गया तथ्य हो। दूसरा कह रहा है यदि आप सत्ता के लिए इस दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेगी। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। विपक्ष का पलटवार क्या है? विपक्ष का मतलब जिसकी सरकार है उसके विपक्ष पार्टी जो है वो कह रही है कि आप पिछले 5 वर्षों से बढ़ती हुई कीमतों को जरा देखें। मतलब कहीं ना कहीं वो क्या मान रहा है कि इस बार मुझे मौका दें, और अगर इसको मौका फिर से दिए तो कीमतें इसी तरह से बढ़ती जाएगी। तो दोनों का दोनों सही, तो आंसर डी होगा। ये दूसरे का आंसर है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखेंगे तो ये चीजें एक दी गई है, फिर उसके बाद ये दी गई है, फिर उसके बाद ये दी गई है। ये आपको कबड्डी को शो कर रहा है, ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम आपको फुटबॉल को शो कर रहा है, और ये वाला डायग्राम आपको क्रिकेट को शो कर रहा है। अब इसमें जो डाटा जो फीड किया गया है PQRSTU, तो PQRSTU यही है, हाँ PQRSTU, और यहां पर भी है। क्या है? यहां पर भी है। तो सवाल पूछ रहा है आपसे, ऊपर के वेन डायग्राम जो ये दिख रहा है के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ साथ
तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या इनमें से क्या है? तो पूछ रहा है तीनों खेल में भाग लेने वाले की संख्या, मतलब कबड्डी भी, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी, तो तीनों में भाग लेने वाली की संख्या क्या है? एस है। क्या है? तो एस है। और एस किस ऑप्शन में? तो बी नंबर ऑप्शन में। तो 4 का आंसर क्या चला गया? बी। ये सब वो क्वेश्चन है जो स्लाइड में छूट गया है, मैं करवा देता हूं। उसके बाद हाँ 9 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन? तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले डेट में 7 से भाग दीजिए और 7 से भाग देने पर शेष लीजिए 1। मार्च का फिर कोड लीजिए, तो मार्च का कोड कुछ लोग 4 लेते हैं और कुछ लोग 3 लेते हैं, मार्च का कोड है ना। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भाग दीजिए और 7 से जहां भी भाग देंगे तो शेष लेंगे, तो 7 में 14 खत्म 6। उसके बाद 20 सालों में लीप ईयर की संख्या देखिए, तो 5 लीप वर्ष होगा। 20 सालों में कितने लीप? 5 लीप वर्ष, तो 5 लीप वर्ष लिख लेंगे। उसके बाद 2000 का कोड क्या लेते हो? 6 लेते हैं, तो 2000 का कोड हमने 6 ले लिया। अब क्या है कि 7 का मल्टीपल अगर फिर दिखाई दे तो काट दीजिए। तो बताइए कि 6 और 1 7 खत्म, ठीक है। और उसके बाद 6 5 11 3 14 खत्म, तो बचेगा कितना? 1। यहां से आते हैं तो 6 5 11 3 14 6 1 7 खत्म 0। 0 का मतलब क्या होता है? रविवार होता है। जो व्यक्ति 4 कोड लेता है वो एक दिन पीछे रहता है, पहला दिन सोमवार, लेकिन क्या आंसर करना है? रविवार। तो दोनों से वही आंसर आया, रविवार। अब रविवार किस ऑप्शन में है? तो रविवार ए नंबर ऑप्शन में है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब 9 के बाद जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है कि परिवहन का संबंध माल से, तो परिवहन का उपयोग किस मामले में करते हैं? तो माल ढोने के कारण, है कि नहीं है। तो सवाल पूछ दिया कि परिवहन का संबंध माल से अगर है तो बैंक का संबंध किससे होगा? बैंक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपके क्या सब हैं? तो धन, डॉलर, रुपये और पाउंड, तो किससे हो जाएगा? बैंक धन, डॉलर, रुपये और पाउंड किससे होगा? तो धन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? धन से। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 13 का भी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। और सवाल ढूंढना पड़ रहा है, स्लाइड नहीं बना हुआ है तो। उसके बाद 14 नंबर है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 14 नंबर सवाल में ये दिया हुआ है, नॉन वर्बल है। यहां पर सर्कल है, यहां पर सर्कल है, यहां पर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है यहां पर क्या होगा? यहां पर प्लस है और यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। इसमें ये दोनों ऐसे कलर किया हुआ है, आमने सामने वाला, और इस दोनों में पॉइंट दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें ये दोनों कलर किया हुआ हो गया, यही बड़ा दिक्कत है। स्लाइड नहीं बनने से टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका भी मेरा भी। ये दिया हुआ है। फिर यहां पर आते हैं तो ये दिया हुआ है, ये दोनों इस तरह से कलर किया हुआ है और ये इस तरह से कलर किया हुआ है। तो जरा बताइए कि यहां पर क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? इस तरह से बताइए। अब ये दोनों कलर किया हुआ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना,
हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि नहीं। जब इसका संबंध इससे तो इसका संबंध इससे होगा। अब ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है मैं देख करके बता दूं तो 3 नंबर फिगर में। कौन से फिगर में? 3 नंबर फिगर। 3 नंबर फिगर सी नंबर ऑप्शन में है। किसमें है? सी नंबर में। कोई दिक्कत? 14 के बाद 15 नंबर सवाल भी रीजनिंग का है जो कि छूट गया है। 15 नंबर सवाल क्या कहता है तो देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से है। 15 नंबर में कह रहा है मिजली को MIZLLY, सॉरी MIZZLY है, ZZLY। मिजली को कोड किया जा रहा है ZIMYLZ, YLZ लिखा जाता है। तो कह रहा है कि बताइए बजवर्ड को क्या कोड किया जाएगा। ये किया क्या है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 6 लेटर है तो शुरुआत के 3 लेटर को रिवर्स कर दिया और अंतिम 3 लेटर को रिवर्स। तो हम भी शुरुआत के 4 लेटर को रिवर्स कर देंगे, अंतिम के 4 लेटर को रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ZZUBDROW। तो हमने इसको भी रिवर्स कर दिया, इसको भी रिवर्स कर दिया। अब ये किस ऑप्शन में है तो ZZUBDROW डी नंबर ऑप्शन में है। किसमें है तो डी नंबर ऑप्शन में। किसमें है तो डी नंबर ऑप्शन में है। 15 के बाद फिर जो आपका क्वेश्चन है, ये नहीं 19 20 21 नंबर दे। उसके बाद क्या है 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन 21 नंबर क्या है? 21 नंबर। 21 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि अगला जो सीरीज होगा वो क्या होगा। 1 2 3 4, 4 दिया हुआ है और 5वां पूछ रहा है। एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। पूछ रहा है यहां क्या होगा। यहां पर इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से। तो बताइए अगले डायग्राम में ये कहां चला आएगा? यहां पर आ जाएगा कि नहीं? फिर से ये कहां आ जाएगा तो यहां आ जाएगा। तो यही ना फिगर होगा, आंसर होगा कि नहीं होगा? सर ऑफलाइन कहां पर है? जब आप भिखना पहाड़ी आएंगे, ठीक है, वीकेएम, तो भिखना पहाड़ी आएंगे तो वहां पर किसी से भी पूछिएगा, बस 10 कदम, मात्र 10 कदम आगे में रिमझिम होटल है और रिमझिम होटल के ठीक सामने जूस वाले दुकान के बगल में ऑफिस है, वहीं पर क्लास है। उसी बिल्डिंग में ऑफिस भी है, उसी बिल्डिंग में क्लासरूम भी है ऑफलाइन का। तो आइए, वेलकम है, अभी मैं वहीं से क्लास ले रहा हूं। तो बताइए 21 का आंसर तब क्या चला जाएगा? बी नंबर चला जाएगा। 21 का आंसर क्या चला जाएगा? बी नंबर चला जाएगा। 21 के बाद कह रहा है एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी गई है 23 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल किताबों की संख्या, तो कुल इक्वल टू क्या होता है? ऊपर से 18, नीचे से 5 और -1, मतलब कितने? 22 हो गया। 18 5 23 -1 22। ऑप्शन से क्या हो गया तो बी हो गया 23 का। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इतने स्लाइड में छूटा हुआ सवाल है। 25 नंबर कह रहा है, देखिएगा, यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों को, किसको? तो यूनिवर्सल, यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है। अब इसको वर्णमाला क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ए। अब बी सी डी तो है नहीं, ई है, ए के बाद ई होगा। तो ए हो चुका, ई हो गया। अब सबसे छोटा लेटर कौन सा है? आई। आई के बाद क्या है? एल, तो आई एल हो गया। अब सबसे छोटा लेटर क्या है? एन। एन के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद यू, यू के बाद भी। सजा दिए कि नहीं? यदि शब्द यूनिवर्सल के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूल्य निर्धारित कर दिए। तो सवाल क्या पूछ रहा है? तो व्यंजनों के स्थानों के संख्यात्मक मूल्य का जोड़ कितना हो जाएगा? तो व्यंजन का पूछ रहा है। किसका? व्यंजन का। व्यंजन कौन कौन है? ई आई
ही तो होगा नहीं। 4 हो गया, व्यंजन कौन कौन, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 6 15, 15 7, 15 7 22, 22 9 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31, 31। ऑप्शन से बी। तो 25 नंबर भी सॉल्व। सेट भी स्टार्ट होगा, जैसे यही सब सेट आप बना सकते हैं जिसका डिस्कशन करवा रहे हैं ना LP39, इसको भी आप वहां पर जाकर के ऐप पर जाकर के सेट बना करके डिस्कशन यहां देख सकते हैं, या फिर बुक आप खरीद लिए, आप बुक खरीदने के अकॉर्डिंग ये दिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हाँ 28 नंबर क्लॉक का क्वेश्चन है। ये सब स्लाइड में आज छूट गया था तो हम लिख करके बता रहे हैं। कह रहा है कि श्रमिक ने 2:39:40, 2 बजकर, श्रमिक ने क्या किया, तो 2:39 और 40 सेकेंड, क्या है, तो 2 मिनट 39 और 40 सेकेंड, यही ना, 2:39 40 बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन उसको 12:30-34 को बंद कर दिया। अब वो क्या कर दिया, 12:30 और 34 में क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्लियर। तो ये क्या है, मान लीजिए कि आपने एक बल्ब को, आपने क्या किया, तो एक बल्ब को क्या किया, तो एक बल्ब को इतने बजे स्टार्ट किए, इतने बजे बंद किए। तो सवाल पूछ दिया आपसे, बल्ब कितने समय तक जलता रहा, मतलब हमको माइनस कर लेना है। अब 34 में से 40 तो माइनस होगा नहीं, तो क्या आप इसको क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो 34 है इसको 60 दे दीजिए तो 94 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके पास 29 रह गया, अब 29 रह गया, अब इसके पास कितना रह गया, 29। 1 मिनट यहां से दिए तो 60 94 हो गया। अब ये जो 30 है, 29 और 60 ले लीजिए तो 89 हो गया। और यहां से क्या हुआ, 11। क्या किए फिर से समझिए, 1 घंटा लिए उसको दे दिए, 1 घंटा इससे लिए उसको दे दिए, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 90 मिनट हो गया। ये 1 मिनट उसको दिया तो 89 मिनट हो गया, 1 मिनट उसको दिया तो यहां पर ये 60 सेकेंड हो गया। अब आप आराम से घटा सकते हो, घटाया ऐसे ही जाता है, और 40 अब आराम से घट जाएगा। 94 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा, 54। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 11 में से 2 गया तो 9 घंटा। आपका ये आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 9, 50, 54, ऑप्शन नंबर ए में। किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 28 का आंसर ए हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 35 नंबर में, 35 नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है त्रिभुजों को गिनिए। इसमें त्रिभुजों को गिनना है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो जरा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी। तो ये 1 2 3 भाग में है, तो 1 + 2 + 3 मतलब 6 रेड कलर में हो गए। 6 क्या हो गए, रेड कलर में। उसके बाद दिमाग लगाइए, उसके बाद दिमाग लगाइए, इसके अंदर में और इसके अंदर से। तो ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज ये हुआ, तीसरा त्रिभुज ये हुआ, और एक ये बड़ा वाला क्या हो गया 4, एक ये क्या हो गया 5। तो पीले में कितने त्रिभुज, 5, तो 6 5 11 प्लस। आगे आते हैं, आगे आते हैं, देखिए फिर देखिए, एक सॉरी कलर चेंज करने दीजिए, ये कलर। फिर एक त्रिभुज ये गिनाया नहीं है, 1, और फिर ये 2 नहीं गिनाया है। फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया है, नहीं गिनाया, तो 2 इधर 2 इधर 4। 4 के बाद फिर एक ये नहीं गिनाया है 5, एक ये नहीं गिनाया है 6। तो 6 6 12 और 12 5 17। तो त्रिभुजों की संख्या लगभग 17। क्या इसके अलावा भी त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो
क्या इसके अलावा भी त्रिभुज बन रहा है क्या? तो 17 तो ऐसे ही हो गया। क्या कोई त्रिभुज छूटा हुआ दिख रहा है आपको? जी हां, एक त्रिभुज अभी भी छूट रहा है, वो त्रिभुज है ये वाला। तो एक त्रिभुज और छूट रहा है। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। 18 का मतलब ऑप्शन से क्या हो गया? बी। तो इतने क्वेश्चन स्लाइड में छूटे हुए थे। कितने क्वेश्चन? तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद इसमें कितने? 6 7 8 9 10 11 11, मतलब 11 से 12 क्वेश्चन छूट गए थे। हाँ, रूम भी मिल जाएगा रीजनिंग स्पेशल। हाँ, रीजनिंग स्पेशल भी बैच आप ले सकते हैं पिंटू जी, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अब हम लोग स्लाइड पर बढ़ते हैं। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, कह रहा है अगर इसको इधर मोड़ दिया जाए, तो इसको इधर मोड़ दिया जाए तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो ऐसा बनेगा फिगर नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? अब फटाफट आएगा। कह रहा क्रम में से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करिए। जरा सा भिन्न का चयन करिए, इसमें से कौन सा भिन्न है? तो जरा बताइए कौन सा भिन्न है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो जल्दी से बताइए कौन। देखिए, इसमें क्या है, 5 नंबर अलग होगा क्योंकि इसमें सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। किसमें? सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, और बाकी में नहीं। तो इसीलिए फिगर नंबर 5 बाकियों से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित में से भिन्न चिन्ह का चयन करिए। बताओ, भौबेल 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 भौबेल, तो ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट। लेकिन ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है कि नहीं है? ये वॉवेल है कि नहीं है? तो 4 नंबर फिगर अलग होगा, लेकिन ऑप्शन से क्या चला जाएगा? सी नंबर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगला सवाल ये रहा। वक्तव्य कह रहा है परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। परिवाहक का मतलब जो माल ढोने वाले लोग होते हैं, वो क्या चले गए? हड़ताल पर। अब जब वो हड़ताल चला जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह माल जा नहीं पाएगा, और माल नहीं जा पाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, और मार्केट में जैसे ही प्रोडक्ट की कमी होगी तो डिमांड बढ़ने लगेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो मार्केट की प्राइस हाई होगी। यही होता है ना। अब इस पर कह रहा निष्कर्ष, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। तो गलत, ये एक्शन गलत है। ऑलरेडी है, हड़ताल पर गया तो उसको मनाया जाए और अतिशीघ्र उसको करवाया जाए। अपना वाहन खरीदेगा, इससे नहीं है मतलब। दूसरा, हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोलतोल करना चाहिए, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। यह सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो आंसर बी हो गया। लेकिन यहां निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, यहां कार्यवाही होना चाहिए। सटीक क्वेश्चन ये कार्यवाही का है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों पर क्वेश्चन सेट करने वाले को ध्यान देना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, 5 5 10, 10 5 15, अब 5 20, अब 5 25। इसका मतलब है आपका आंसर जो जाने वाला है वो वाई जाने वाला है। क्या जाने वाला है? वाई। तो इधर आसान आसान से क्वेश्चन है। कह रहे 1 जनवरी 2018 को सोमवार, तो इसमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार को होगी? मतलब यह पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो फिर से 1 जनवरी किस साल फिर से सोमवार आएगा? तो याद रखिएगा कि जनवरी और फरवरी, मात्र ये 2 महीने ऐसे होते हैं, मात्र 2 महीने ऐसे होते हैं जो लीप वर्ष के ठीक बाद वाले वर्ष में में 2 दिन बढ़ता है, अन्यथा सिर्फ 1 दिन बढ़ता है। मतलब ये बातें तो सबको पता होती है कि कोई भी सेम डेट अपने आने वाले वर्षों में या तो 1 दिन बढ़ता है या तो 2 दिन बढ़ता है। ये जनवरी का महीना है तो लीप के ठीक बाद वाले वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। तो यहां पर सोमवार से ये क्या हो जाएगा? मंगलवार। 2020 में सेम डेट
क्या हो जाएगा? बुधवार। लेकिन सेम डेट जब 2021 में जाएंगे तो आप लीप से जनरल जाते हैं कि लीप के ठीक अगले साल में ये 2 दिन बढ़ जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार नहीं जब बल्कि शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्यों? यहां 2 दिन बढ़ गया। लेकिन फिर उसके बाद 2022 में शनिवार, 2023 में रविवार और 2024 में क्या हो जाएगा? सोमवार। तो जरा बताइए कि सोमवार कब मिला आपको? तो 2024 में। 2024 में आंसर क्या हो गया? 2024। डन? क्लियर? अगला सवाल, कार गैरेज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी किससे? कार को कहां रखा जाता है? गैरेज में। तो मुर्गी को कहां रखा जाएगा? पिंजरा में कि झोपड़े में, या कुत्तों के रहने के लिए घर में, या अस्तबल में? तो ये दोनों तो होगा नहीं। झोपड़ा या पिंजरा? तो पिंजरा। मुर्गा को कहां रखा जाता है? पिंजरों में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? तो पिंजरों में रखा जाता है। क्लियर? अगला सवाल देखिएगा, कह रहे सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं और सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। तो 2 बातें कह रहा है। किसके बारे में? परिश्रमी छात्र। सभी के सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं और सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। इस पर 2 निष्कर्ष। वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं, तो गलत है, ये उल्टा बात कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि जो सोता है वो परिश्रमी, हाँ, लेकिन जो परिश्रमी होगा वह जरूर अच्छे से सोता है। दूसरा, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं। वे सभी जो परीक्षा में सफल होते, ये भी नहीं, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो 2, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन है? तो पहली टिप्पणी है कि हां, शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। तो यह भी सही है। मतलब दोनों टिप्पणियां प्रबल है, क्योंकि यह भी होता है और यह भी होता है। टिप्पणी जब करना है तो दोनों का दोनों टिप्पणी तो बिल्कुल सही है। टिप्पणी का मतलब इस पर कमेंट दीजिए, तो यानी कि दोनों का दोनों कमेंट सही हो जाएगा। ठीक है? अगला, उत्तर चित्रों में से सही विकल्प चुन करके चित्र के श्रृंखला को पूरी करिए। देखिएगा, ये क्या हो गया? सीधा पलट गया। ये सीधा क्या हो गया? उल्टा हो गया। नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे। सीधा देखिएगा, ये चीजें क्या हुआ कि दोनों तरह का इमेज बन रहा है। ये उधर गया, ये वाला पार्ट यहां चला गया, तो मतलब दोनों तरह का इमेज बन रहा है। पहले ये पलट गया और पलटने के बाद वो नीचे चला गया। तो ये बताइए, ये जो इधर है तो वो तो इधर आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? तो नीचे की तरफ पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नीचे की तरफ ये पलट जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा? बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा? ये फिगर, क्योंकि ये यहां तो होगा लेकिन ये यहां चलाएगा, यहां ना रह करके या, क्योंकि ऊपर नीचे भी बदलेगा, बाएं दाएं भी बदलेगा। देखिए, अब ये चीजें कहां चलाया? इस साइड चलाया, लेकिन सीधा ये, तो ये चीजें इस साइड आएगा लेकिन यहां आएगा। तो यहां पर देखिए एक ही जगह है, बाकी में नहीं है। तो फिगर नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही दर्पण? तो ये बताइए कि सबसे पहले ये जो ई दाएं तरफ है, ई बाएं तरफ होगा, तो ये गलत है, क्योंकि एस तो उधर चला जाएगा। ई कभी भी ई के तरफ नहीं दिखेगा। अब ये में से देखिए, गलतियां ढूंढिए क्या है। अब बताइए, ये जो एम है, एम कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, तो डी कैंसिल, ऑप्शन बी। हाँ, लेकिन इसका अगर इमेज बनाइए तो ई ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं? एल ऐसा बनेगा, आई बिल्कुल वैसा ही रहेगा, एम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ये जो एस है वो ऐसा दिखेगा। सॉरी, ऐसा नहीं, ऐसा दिखेगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं फिलहाल आज के अंतिम क्वेश्चन के। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है? कौन आंसर कर सकता है? तो ग्रेनाइट का रंग ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। इससे कौन सा रंग है पता थोड़ी चला। ग्रेनाइट का रंग चमकीला है, तो इससे भी पता नहीं चल पाया। मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों अपर्याप्त है। क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को। चलिए, तो स्वागत है आप सभी को। आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चे। और
आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसी भी व्यक्ति को लगातार करते रहना चाहिए, जिससे शार्पनेस बढ़ता है और सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा फायदा होता है बेटा। तो एकदम आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से जुड़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को ढालें, जिससे आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन। कह रहा उस रूसी वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमाणु का आवधिक होता है। बच्चे ये देखिए, उस रूसी वैज्ञानिक का नाम बताएं परमाणु द्रव्यमान का आवधिक होता है। तो ये नाम था मेंडेलीव का। किसका नाम था? मेंडेलीव। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं, गौतम यादव जी गुड मॉर्निंग, अच्छी बात है बच्चे, जुड़िए। बच्चे, रूसी वैज्ञानिक का नाम मेंडेलीव था। मेंडेलीव ने क्या किया? तो मेंडेलीव ने 2-3 काम किया बच्चे। इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया और इनकी आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त था। बच्चे 9 वर्ग तथा 7 आवर्त था। इन्होंने अपने समय तक के ज्ञात 63 तत्वों को, कितने तत्व? 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। तत्वों को व्यवस्थित किया। कितने तत्वों को? तो 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। ध्यान में रखिएगा बेटा। तो क्या कि न्यूलैंड ने कितने तत्वों को अपने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया? तो 63 तत्वों को, समय तक के ज्ञात 63 तत्वों को उन्होंने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए अच्छी बात है। अब एक तरफ से देख लीजिए, सबसे पहले आया डोबोरिनर। डोबोरिनर ने त्रिक नियम दिया था, ट्राइड लॉ। डोबोरिनर ने क्या दिया? त्रिक नियम दिया, त्रिक नियम। ठीक है। फिर न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, ध्यान में रखिएगा, अष्टक नियम। और अष्टक नियम दिया। फिर आपको आ जाइए, ठीक है, मेंडेलीव तो है ही है। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर, मोसले ने, ठीक है, मोसले ने क्या किया बच्चे? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। कारण इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बच्चे, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड। 2 ही, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। और ये कौन कौन है? तो बच्चे ये है एल्कीन, एल्कीन, और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n होता है फॉर्मूला। और बच्चे जैसे नाम हो गया कौन? तो इथीन, इथीन नाम हो गया, नाम हो गया प्रोपीन, नाम हो गया कौन? ब्यूटीन, ये सब नाम हो गया। ठीक है। दूसरा है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन भी आपको ये होता है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n -2 हो गया बेटा। और इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ब्यूटाइन, या पहले तो इथाइन कर लीजिए, इथाइन। फिर क्या हो गया? प्रोपाइन। फिर क्या हो गया? ब्यूटाइन। ये सब आपको बहुत सारे, ठीक है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चे, अनसैचुरेटेड। तो देखिए ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्या है? तो ब्यूटेन बच्चे आपको पता है ये एल्केन है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2 होता है, CnH2n + 2 होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। चलिए अच्छी बात है। तो ये ध्यान में रखना है। पेंटेन फॉर्मूला हो गया C5H10, ये भी एल्केन है बच्चे। प्रोपेन C3H8, ये प्रोपेन हो गया। इथाइन, इथाइन, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अभी देखिए मैंने कहा था इथाइन, बच्चे ये एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। तो एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार यहां पर आपसे प्रश्न पूछेगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित किससे, ठीक है, पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं की बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है बच्चे। तो ये है कोरोजन, जंग लगना बच्चे। कोरोजन जो है जंग लगना सब पर हम बात करते हैं। ये देखिए, ठीक है, एसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। एकदम ध्यान में रखिएगा, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को, ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अम्लता या एसिडिटी ये क्या होता है? तो अम्लता में क्या होगा? तो ठीक है, तत्व में H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी बच्चे। ठीक है, आपको एकदम याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? अम्लता। अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। और कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। जैसे लोहा पे जंग लगना, ध्यान दीजिएगा, लोहा पर जंग लगना क्या है? लोहा पर जंग लगना, तो लोहा पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना क्या है बच्चे? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ध्यान में रखिएगा इसको। और जब भी लोहा पर जंग लगता है तो ध्यान में रखिएगा, ये देखिए Fe 2Fe प्लस 3 या XH2O ले रहे हैं, बेटा। तो क्या हो गया ये? तो ये देखिए Fe2O3 इंटू XH2O, और यहाँ ऑक्सीजन भी ले लीजिए। ठीक है बच्चे, 3O2 ले लेते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। या यहाँ 4Fe ले लेते हैं। तो बच्चे क्या होगा कि जब लोहा धीरे धीरे जंग लगकर अपने आप समाप्त होने लगता है तो इस प्रक्रिया को लोहा पर जंग लगना कहा जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछेगा। लोहा पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया? तो रिडक्शन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का, ध्यान दीजिए बेटा, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये प्लाज्मा करेगा। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, रक्त जो है यह संयोजी उत्तक है रक्त। और रक्त जो है बच्चे क्या है? तो रक्त, ठीक है, रक्त का जलीय भाग प्लाज्मा है। रक्त का जलीय भाग क्या है? तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के जलीय माध्यम को प्लाज्मा कहा जाता है। और रक्त में क्या क्या होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, ये रक्त कणिकाएं होती है। देखिए, रक्त के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग? 2 भाग। पहला क्या होगा? तो बच्चे ये है प्लाज्मा। ये रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है। एकदम याद रखिएगा, जलीय माध्यम प्रदान करता है कौन? तो आपको प्लाज्मा प्रदान करता है। और ठीक है बच्चे, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। दूसरा क्या होता है? तो रक्त कणिकाएं हैं। ब्लड कर्पुसल्स है बच्चे, कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं। और ये रक्त कणिकाएं में क्या क्या होगा? तो बच्चे RBC होगा, RBCs हो जाएगा, WBCs होगा, और अंत में क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। तो ये रक्त कणिकाएं हैं, प्लेटलेट्स होता है। बच्चे आपको पता होगा कि आपका RBC जो है ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। WBC ये क्या करता है? तो बच्चे WBC जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो आंसर क्या होगा? तो आपका A नंबर होगा। क्या होगा? A नंबर आपका आंसर होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, पानी से भरे एक ग्लास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? तो बच्चे, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। आपको पता होनी चाहिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो ये इसका वास्तविक मार्ग ये है, ठीक, इधर न जाकर के ये कुछ मुड़ जाती है या दूर भागती है। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के अभिलंब की उससे दूर भागना या अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के कारण क्या होगा बेटा? तो सूर्य का बड़ा दिखना, सूर्य आकाशीय पिंडों का बड़ा दिखना, सूर्य का बड़ा दिखना, ठीक है, बड़ा दिखना। तारों का टिमटिमाना, एकदम याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना, ये ध्यान में रखिएगा, टिमटिमाना। ठीक है, फिर क्या होगा? तो बच्चे, सूर्य का बड़ा दिखना, तारों का टिमटिमाना, और भी देख लेते हैं क्या क्या बात है। तारों का टिमटिमाना, और ये देखिए, ठीक है, जल में पड़ी मछली का ऊपर उठा दिखना, जल में पड़ी मछली, ठीक है, का ऊपर दिखना, मछली का ऊपर दिखना, ठीक है। फिर देखिए ऊपर दिखना, और ठीक है, जल में तिरछी रखी
ठीक है, छड़ी का, ठीक है, मुड़ा दिखाई देना, ये सभी घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन है बच्चे। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर क्या क्या आधारित है? तो बच्चे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या आधारित है वो भी देख लेते हैं। तो बच्चे ठीक है, आपको हीरा का चमकदार दिखना, हीरा का चमकदार दिखना, हीरा का चमकदार दिखना, ठीक है, ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है हीरा का चमकदार दिखना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फिर देखिए हीरा का चमकदार दिखना एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मिरेज, मृग मरीचिका का दिखना, ये किस पर आधारित है? तो आपको ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन, विवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का विवर्तन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? तो विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन है कि अवरोध के किनारों से प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये सब बातें याद रखिए, बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है चित्र में दिखाए गए एक संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो बच्चे आपको पता है विद्युत बल्ब अगर होता तो इस तरह का संरचना होता बच्चे, यहाँ फिलामेंट लगा होता, चलिए नहीं है ये, ठीक है। बैटरी होता तो ये दो प्लेट होता इस तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव। रेसिस्टर होता तो इस तरह से होता। बच गया क्या? प्लग कुंजी। याद रखिएगा प्लग कुंजी का सिंबल इसी तरह से होता है। मैंने सारा कुछ आपको सिंबल बताया है बच्चे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस है बच्चे, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है? तो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को, मार्ग में अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध क्या कहलाएगा? तो अवरोध प्रतिरोध कहलाता है बच्चे, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, या वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ही क्या कहते हैं बच्चे? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो एकदम याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ओम होगा। अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। जरा इस पर बात करते बेटा। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो ये होता है p²/2m होता है। और आपको ठीक है 2m, ठीक है, यहाँ द्रव्यमान 2m बराबर नियत कर दीजिए। तो क्या होगा? तो आपको संवेग निकालना है, संवेग बराबर रूट अंडर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, रूट अंडर ke हो गया बेटा। तो क्या हो जाएगा? तो 256 गुना हो गया है, 256 क्या P1 मान लेते निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाए 256 के कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 16 के हो जाएगा। यानी पहले का प्रारंभिक मान का कितना गुना होगा? तो 16 गुना होगा। देख लीजिए किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, एकदम आसान है कैलकुलेट करना बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। सरलता से बनने वाला सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आसानी से बनने वाला सवाल है। आगे देखते हैं। कारण किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? बच्चे इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। याद रखिए किसी वस्तु के क्या हुआ बेटा? वस्तु के रूप, फिर क्या? आकार, फिर क्या? स्वरूप, और क्या बच्चे? पृथ्वी से ऊंचाई के कारण, पृथ्वी से ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण उस समय संचित ऊर्जा क्या कहलाता है? तो बच्चे ये संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। अब देखिए नाभिक के कारण जो ऊर्जा होगा उसे हम नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और ये देखिए परमाणु के नाभिक के कारण ऊर्जा, नाभिक के कारण ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो बच्चा मेरा ये परमाणु के नाभिक के कारण जो ऊर्जा होगा उसे हम, ठीक है, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जरा इस पर बात कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा बच्चे आवेश के गति के कारण, आवेश के गति या आवेश के कारण ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन है? तो याद रखिएगा कि सबसे पहला धातु लिथियम है बच्चे, ठीक है, लिथियम है। लिथियम जो है
ठीक है, परमाणु संख्या इसकी क्या होगी? तो परमाणु संख्या इसकी 3 है, परमाणु संख्या इसकी 3 है। लिथियम जो है इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 7 होगा, द्रव्यमान संख्या इसकी 7 होगी, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 7 होगा। लिथियम जो है, ठीक है बच्चे, आपको एकदम ध्यान में रखना है भाई, यह क्षार धातु है, यह क्षार धातु है, ठीक है, क्षार धातु है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षार धातु है। क्षार धातु का मतलब क्या हुआ? अल्कली मेटल्स है ये। लिथियम, ठीक है, अति क्रियाशील धातु है, लिथियम क्रियाशील धातु है, इसे मोम में रखा जाता है। लिथियम क्रियाशील धातु है, इसे मोम में रखा जाता है, इसे मोम में रखा जाता है, मोम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तो मोम में रखते हैं, ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है। हीलियम जो है, हीलियम अक्रिय गैस, अक्रिय गैस है हीलियम, अक्रिय गैस है, ठीक है बच्चे। सोडियम ये भी क्षार धातु है। कल साइंस टेस्ट होगा, तो कल साइंस टेस्ट नहीं होता बच्चे, ठीक है, संडे को साइंस टेस्ट होता है, संडे को साइंस टेस्ट है, संडे को 7 बजे से लेकर के, ठीक है, आपको 11 बजे तक साइंस टेस्ट, ठीक है बच्चे। आपको मैं शेड्यूल बता देता हूं। साइंस टेस्ट जो है, साइंस टेस्ट प्रति रविवार को साइंस टेस्ट ऑफलाइन में, ऑफलाइन में कब होता है? तो 7:30 बजे से 11:30 संडे, ठीक है बेटा, एकदम याद रखिएगा। 7:30 से 11:30 संडे को आपको साइंस टेस्ट होता है, ठीक है। पंकज कुमार जी स्वागत है बच्चे, आइए आप लोग ऑफलाइन में। चलिए यहां देख लो। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लाल भूरे रंग की गैस निकलती है? तो बच्चे ये निकलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसे ब्राउन एयर कहा जाता है, इसे ब्राउन एयर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इसे ब्राउन एयर कहा जाता है, ब्राउन एयर कहते हैं। और देखिए यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक नहीं बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल जो है वो रुक्मिणी प्रकाशन पर क्या होता है? साइंस टेस्ट होता है, कल सुपर सैटरडे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान ध्वनि की गति होती है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा बेटा? 331 मीटर प्रति सेकेंड, 331 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, एकदम याद रखिएगा, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 331 से 332 होता है बच्चे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना होता है बेटा? ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल ये कितना होगा? तो 346 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना है बच्चे, ठीक है। प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। कितना से? 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से यह बढ़ जाता है, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो प्रति मीटर प्रति कितना से बढ़ेगा? तो 0.61। चलिए, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है? तो बच्चे बायोगैस, ठीक है, आपको अवायवीय किण्वन के द्वारा, किसके द्वारा? अवायवीय किण्वन के द्वारा, ठीक है, बायोगैस अवायवीय किण्वन के द्वारा प्राप्त होगा, ध्यान में रखिएगा। बायोगैस बायोमास से एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा प्राप्त होता है। और ये ध्यान में रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में आपको इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज टूट करके क्या होगा? तो ग्लूकोज टूट करके इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, और फिर जाकर के यह टूट करके किस गैस में? मीथेन का निर्माण करेगा। बच्चे आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं, पेट्रोलियम
का शुद्धिकरण करते हैं, एकदम याद रखिएगा, शुद्धिकरण करते हैं। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं, एकदम याद रखिएगा, करते हैं। ठीक है। और बच्चे विनाशकारी आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा कितना क्वेश्चन होता है सर साइंस के टेस्ट में? 100 क्वेश्चन बेटा, 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस। चलिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा हम क्या करेंगे? तो बच्चे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा कोयला से कोक, कोयला से क्या बनाएंगे? कोक, कोयला से कोक, और फिर ठीक है आपको लकड़ी से चारकोल बनाते हैं, लकड़ी से चारकोल बनाते हैं। कोयला से कोक और लकड़ी से चारकोल का निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। दी गए विकल्पों में से अलग का चयन करें। बच्चे यहां देखें, मेढक जो है वो क्या होगा? उभयचर है, उभयचर है। ठीक है, मेढक क्या है? उभयचर है। मेढक आपको उभयचर है, ऐसे भी ये ठीक है आपको क्या होगा? तो टॉर्टाइस, केकड़ा, मेढक, मछली उभयचर में। ठीक है, तो चूंकि ये रीजनिंग है बच्चे, रीजनिंग है, ये साइंस नहीं है। ठीक है, रीजनिंग है ये। ठीक है, साइंस में झूठ मूठ का डाल दिया बच्चे, साइंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 ऑप्शन है, कछुआ, मेढक, केकड़ा, ये तीनों जो है आपको जल और थल दोनों पे रहता है, ये अलग होगा मछली बच्चे। आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, रीजनिंग है बच्चे, साइंस नहीं है। ये देखिए, ये साइंस है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड होता है? इथीन। इथीन देखिए, इथीन में क्या होगा? इथीन C2H4, C डबल बॉन्ड C। यहां देखिए, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये इथीन हो गया। एसिटिलीन क्या हुआ? C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, ये आ गया, ये आ गया। इथेन, इथेन C2H6 बच्चे, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी C इधर ले लीजिए, H ऊपर गया, H नीचे भी गया, H इधर भी गया, H इधर भी गया, H ऊपर भी गया, H, तो ये C2H6 हो गया। मिथेन देखिए, CH4 होता है, तो मिथेन ये मार्स गैस है, C इधर आ गया, इधर आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो मिथेन है। तो आपका आंसर क्या होगा? A नंबर होगा, A नंबर आपका आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है, इसके बीजों में। ठीक है बच्चे, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है, इन पौधों में तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं, ये नहीं है बच्चे, बाकी सब है। ठीक है, तंतुमय जड़ें इसमें नहीं पाई जाती। जरा देखिए, थोड़ा सा और इसको विस्तार करते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा। एक बीजपत्री पौधे में एक बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में 2 बीज पाया जाएगा। ये देखिए, इस तरह से एक बीज ही निकलेगा, ऐसे ऐसे, ये 2 भाग। ठीक है, 2 भाग नहीं टूटेगा बेटा, ये देखिए, ये नीचे जड़ निकला। ठीक है, और द्विबीजपत्री में क्या होगा? ये 2 भाग में निकलता है, ये जो बीज है बीज में फट जाता है, 2 भाग में निकल जाएगा, 2 बीज पत्र होगा। तो आंसर क्या होगा? तंतुमय जड़ें नहीं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, आपको निषेचन कहाँ होगा? तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है ना, कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। बच्चे आपको पता है कि ठीक है, स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलता है तो क्या बनाएगा? तो बच्चे ये बना लिया, जायगोट बना लिया। क्या बनाया? जायगोट, भ्रूण बोलते, युग्मनज बोलते हैं। और यही युग्मनज आगे बढ़ के क्या बनाता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि माँ के गर्भ से, तो माँ के शरीर से पोषण ठीक है बच्चों को, भ्रूण को गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। और बच्चा लोग, प्लेसेंटा जो होता है ठीक है, इसी के द्वारा आपको उत्सर्जित पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जबकि गर्भाशय में भ्रूण का पोषण होता है बच्चे, गर्भाशय में क्या होगा? भ्रूण का पोषण होता है,
भ्रूण का पोषण होता है। ठीक है, भ्रूण का पोषण होता है कहाँ पर? गर्भाशय में। ठीक है, बच्चे भ्रूण का पालन होता है, पोषण नहीं पालन होता है। और ठीक है, मैच्योर होने के बाद भ्रूण बाहर निकलता है, किसके द्वारा? यूट्रस में, इसके द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? तो बच्चे सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान होता है। बच्चे उच्च तापमान होता है। याद रखिएगा कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा जो है, ठीक है, प्लाज्मा उच्च तापमान पर, प्लाज्मा क्या होता है? उच्च तापमान पर ठीक है, पाए जाने वाली पदार्थ की अवस्था है। पाए जाने वाली पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है बेटा, पदार्थ की अवस्था है। किस तापमान पर? तो उस तापमान पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था है। कौन? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें तापमान जो है लगभग 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर होता है। बच्चे प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले ठीक इरविन लैंगम्यूर ने बताया था। प्लाज्मा ठीक है के बारे में सबसे पहले इरविन लैंगम्यूर ने बताया था। इरविन लैंगम्यूर ने बताया था इसके बारे में। बच्चे लैंगम्यूर ने बताया था प्लाज्मा के बारे में, सर्वप्रथम बताया था इरविन लैंगम्यूर। चलिए, तो इफ यू फेल नेवर गिव अप, अच्छी बात है। कुमार सौरभ जी 800 टेम्परेचर नहीं बेटा, पायरोमीटर द्वारा तापमान मापते हैं कितना? तो ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान को मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन उच्च तापमान पर पदार्थ की जो अवस्था पाई जाती है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में पदार्थ आयन के रूप में रहता है, जैसे H+ आयन रहा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपस में संलयित होकर के हीलियम आयन का निर्माण करेगा और यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त होगा। और इस विधि को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग, सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग को निश्चित रूप से ठीक है कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर जोड़ना चाहिए। और ये चैनल उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, सफलता उनको हासिल नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको। ठीक है, तो जुड़िए जरूर। साइंस में किसी तरह का दिक्कत है, रीजनिंग में किसी प्रकार का दिक्कत है, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं हो रहा है, मैथ में किसी प्रकार का दिक्कत है, उसकी वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित रूप से ठीक है तीनों जो दिग्गज टीचर हैं वो आपको कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे वो आंसू नायक सर हो, ठीक है, चाहे मैं हूँ। ठीक है, साइंस में अगर किसी प्रकार की तकलीफ है, बीपीएससी में एक बच्चा मुझे आज दिखा रहा था, मुझे भी पता नहीं था बच्चे। ठीक है, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको रुक्मिणी प्रकाशन पर रात को 9 बजे। ठीक है, आजकल तो 9 से 9:45 तक चलता है, पहले 9 से 10 चलता था। तो उसका दिखा रहा था एनसीईआरटी का, लगभग आपको 17-18 प्रश्न जो है हूबहू, अभी मैंने पूरा एनसीईआरटी खत्म नहीं किया है बेटे, हूबहू ठीक है क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है बच्चे। ठीक है, एनसीईआरटी से पूछा गया पूरा। मैंने एनसीईआरटी अभी 10th क्लास में ख़त्म करने वाला हूँ, तो पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो आप जुड़िए, और टाइम टेस्टेड है। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर जो भी गुरुजन पढ़ाने आते हैं वो टाइम टेस्टेड टीचर हैं। ये नहीं है कि किसी को भी खड़ा करके पढ़ा दिया गया और आपके समय को बर्बाद कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जो है वो आपके ठीक है सफलता के लिए ठीक है हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार से आप सफल हों, आप बच्चों की सफलता ही इस कोचिंग की प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता आपकी सफलता है। तो बच्चे मौका तो आप दीजिएगा, आप जुड़िएगा तो जुड़िए। ठीक है, यहाँ पर बकवास नहीं होता है, केवल पढ़ाई से संबंधित बातों की चर्चा की जाती है। और सफलता के लिए आपको किसी भी अर्थ में हम लोग मेहनत करके लगे हुए हैं बच्चे, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी ही होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो। तो जुड़िए आप और अपने को सफल बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा बच्चे, ऑडोमीटर के द्वारा हम दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी। बच्चे आपको पता है कि विंड मीटर, याद रखिएगा, विंड मिल के द्वारा हम क्या मापेंगे? तो दिशा मापते हैं। जबकि स्पीडोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? तो आपको स्पीडोमीटर के द्वारा दिशा की माप की जाती है। किसकी माप? दिशा की माप की जाती है। डायरेक्शन मेजर्ड करते हैं। किसके द्वारा? तो इसके द्वारा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए,
आपको ये ध्यान में रखना है बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पायरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं। अभी एक बच्चा बता रहा था, तो बच्चे सूर्य का तापमान याद रखिएगा, सूर्य का तापमान या विकिरण ऊर्जा का तापमान किसके द्वारा मापेंगे, तो आपको पायरोमीटर के सूर्य का तापमान मापेंगे। जैसे अगर बोलेगा कि बच्चे मैनोमीटर के द्वारा क्या मापेंगे, तो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापेंगे, तो गैसों का दाब मापेंगे। गैसों का दाब, गैसों का दाब किसके द्वारा मापेंगे, तो मैनोमीटर के द्वारा। बच्चे बैरोमीटर के द्वारा क्या मापेंगे, तो बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मेजर करेंगे। ठीक है बच्चे, इसी तरह से एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की गति मापते हैं, वायु की गति, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापते हैं। ध्यान में रखिएगा, वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह का प्रश्न आपको जानना चाहिए, बनानी चाहिए बच्चे, तो इजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे पाई जाती है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो है जनरली आपको ध्यान में रखना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है जनरली मूत्राशय में अवस्थित होता है। कहाँ अवस्थित होता है, तो मूत्राशय में अवस्थित हो, यूरिनरी ग्लैंड में। बच्चे 2-3 बातें यहाँ आपको एकदम जाननी ही जाननी चाहिए। पहली क्या, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। आपको शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चे, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी शुक्राणु मतलब स्पर्म्स हो गया, स्पर्म्स का निर्माण कहाँ होगा, तो स्पर्म्स का निर्माण होता है कहाँ पर, तो निर्माण होता है, ध्यान में रखिएगा, वृषण में। कहाँ पर निर्माण होगा, वृषण में, वृषण में इसका निर्माण होता है। टेस्टिस बोलते हैं इसको, टेस्टस, टेस्टस या टेस्टिस कहा जाता है। बच्चे शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ पर होता है, शुक्राणु कहाँ मैच्योर्ड होगा, शुक्राणु का परिपक्वन होता है, परिपक्वन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, परिपक्वन होता है। कहाँ होता है सर शुक्राणु का परिपक्वन होता है, कहाँ पर, तो बच्चे एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस में, डाइडिमिस में आपको इसका परिपक्वन होता है। यानी शुक्राणु आपको परिपक्व कहाँ होगा, संडे को होगा साइंस टेस्ट, गौतम यादव जी, हाँ बेटा एकदम होगा साइंस टेस्ट संडे को, और आप जुड़िए, ठीक है, एकदम साइंस टेस्ट में आइए। रेगुलर अगर नहीं आते हैं तो दिक्कत है, आप रेगुलर उसमें बने हुए रहिए। बच्चे किडनी क्या करता है, लीवर क्या करता है, तो लीवर मतलब होता है यकृत, यकृत जो है क्या करेगा, तो यकृत जो है आपको एकदम ध्यान में रखना है कि यकृत पित्त रस का स्रवण करता है, पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है, यकृत स्राव करता है। और यकृत जो है होगा बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, यकृत क्या करता है, तो यकृत जो है, यकृत जो है ठीक है आपको पित्तरस का स्रवण करता है, यकृत जो है ठीक है आपको संश्लेषित करता है, किसको, तो विटामिन ठीक है ए, डी, ई और के को संश्लेषित करता है बच्चे, सिंथेसिस करेगा, किसको, तो सिंथेसिस करेगा, बहुत सारे विटामिनों का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। विटामिन ए का या डी का या के का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो वही होगा आपको ठीक है लीवर में होता है, यकृत में होता है, एकदम याद रखनी चाहिए आपको। चलिए अच्छी बात है बच्चे। किडनी, ये देखिए ये क्या होता है, गुर्दा, गुर्दा जो है ठीक है क्या करता है, तो गुर्दा फिल्टरेशन का काम करेगा, रक्त को छानने का कार्य करता है गुर्दा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे ये आज का टेस्ट है, ठीक है, अभी तुरंत आपको 2-3 मिनट में, हाँ बच्चे कुमार सौरभ जी शायद मैंने ही बताया होगा बेटा कि ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा क्या होता है, तो आपको इसका ये होता है। चलिए अच्छी बात है, जुड़िए आप लोग सभी बच्चे। कल दरोगा का मॉर्निंग में टेस्ट है, उसमें भी आप जुड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, लगातार मैं बना हुआ हूँ ही, और बस एक ही कहना है आप सभी से कि बच्चे समर्थन अपना दीजिए, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स को आपने समर्थन दिया है, हर बच्चे से आग्रह है कि जुड़िए, और एक क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास मैं करूंगा, करता ही रहता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सभी लोगों का वेलकम है। और आप लोगों का चल रहा है एएलपी का सेट, और आज सेट नंबर है 10। हाँ सेट नंबर 10 पे आ जाइए। सब बना लिया है एकदम क्वेश्चन सब। चलो सब रेडी हो जाओ एकदम। चलो अभी बहुत वैकेंसी सब आ रहा है, मैथ सबका प्रैक्टिस एकदम चाहिए। बिहार एसएससी का भी वैकेंसी आ रहा है बहुत जल्द बिहार में, ठीक है। तो सब लोग एकदम मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को पूरा ताबड़तोड़ मेहनत करके पहले से रेडी रहो।
ये नहीं जो एग्जाम आएगा 1 महीना बचेगा तब टारगेट आ कैप्सूल कोर्स पढ़ना चालू कर दो। अब ये से पढ़ के सब रेडी रहना है, ठीक ना। आ जाइए आज का पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्याएं कौन सी है? संयुक्त संख्याएं किसको कहा जाता है? कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब अभाज्य छोड़ के, तो 2 से अधिक फैक्टर 209, 19 11 209, 19 गुना 11 होता है ना 209, तो ये 2 ही गुना है, 1 भी होगा 11 भी होगा 19 भी होगा 209 भी होगा, तो ये तो 4 गो हो गया। तो ये तो संयुक्त नंबर, तो संयुक्त नंबर 2 से अधिक तो ये है, तो इसमें कहता है नहीं है मतलब ये है, ये हम नहीं लेंगे। 109 देखो 109 किसी से नहीं कटता है, तो 109 किसी से कटता है नहीं करता, तो ये तो प्राइम नंबर है, यहाँ कहता संयुक्त नंबर नहीं है, मतलब जो प्राइम है उसमें टिक लगा देना है, जो प्राइम है उसमें क्या करेंगे? टिक लगा देंगे, काम हो गया। अब आगे चेकिंग नहीं करना है, सबको कटना है, ठीक है। एक और स्विंग के अलावा दूसरे से ना कटे। कहता पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टैंक को 1 घंटा में भर सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे में 1/12, दूसरे में 1/9, तीसरे में 1/6, चौथे घंटे में 1/4 और 5वें घंटे में 1/3 प्रयोग करती है। अन्य पाइप भी इसी प्रकार प्रदर्शन करती है, लेकिन वह पूरी टंकी 2 घंटा में भर सकती है। बाहर से पानी निकलने वाली पाइप के साथ जो एक स्थिर दर से टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही हो तो ऐसे समय पर किसी निकासी पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए 3 गो टंकी है, थोड़ा दिमाग लगा, ये सवाल कई बार हम बताए हुए हैं, थोड़ा दिमाग लगा के बनाना है। सबसे पहले तो ये जो है 1/12, 1/, उसके बाद है 9, 1/6, 1/4, उसके बाद है 1/3। हर का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 12 या 36 ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां पर कहता लेकिन यदि पूरे टंकी को काम कर रही है तो खाली 2 घंटे में, एगो 2 घंटा में है, एगो 1 घंटा में है। एगो और टंकी है जो इसको की निकालने वाली पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है, तो पूरा टंकी जो है 5 घंटा में भरा जा सकता है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है 2 टैंक जो है, एगो को 1 घंटा लगता है तो एगो को 2 घंटा लगता है। एक टैंक ए मान लेते हैं, एगो बी मान लेते हैं, इसको 1 घंटा तो इसको 2 घंटा, तो क्षमता जो हो जाएगा, इसका 2 क्षमता होगा तो इसका 1 क्षमता होगा, बिल्कुल। इसका 2 क्षमता है तो मतलब ये जितना काम करेगा उसका आधा काम ये करेगा, पूरा काम है। अब देखो इसका आधा भी करना है, 1/9 तो 4 का आधा 2, ठीक है। 12 या 36, 3 का आधा, 36 के बदले हम 72 मान लेते हैं, जिससे आधा करने में आसान हो। अब कहिएगा ये क्या किया? मान लिए टोटल काम जो है 72 है, टोटल वर्क जो है कुछ भी मान सकते हैं जो सबसे कट जाए, टोटल वर्क 72 है। अब ये 2 गुना क्षमता से काम करता है, ये आधा से, ध्यान देना है। अब यहाँ तो अति कम है, थोड़ा सा दिमाग लगा के यहीं पर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा में। देखो ए है और बी है, अब जो काम होगा पूरा काम लिए हैं 72, पूरा काम कितना लिए हैं 72, दिमाग में रखना है। ये कितना काम करता है पहला घंटा में? तो 1/12 काम करता है, 1/12 काम, ध्यान देना है। 1/12 काम अगर ये करता है तो 72 काम है, तो 1 घंटा में ये कितना करेगा? 6 काम। इसका क्षमता इसका आधा है, ये 6 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, बिल्कुल। उसके बाद है 1/9, 72 में 9 से भागा तो ये 8 काम करेगा, तो ये 4 काम। उसके बाद 1/4 है, 72/4 यानी 18 काम, तो ये 9 काम, आधा। उसके बाद है 1/3 है, 1/12 9 6 बचिए गया, चलो 1/6 भी है, 1/6 है तो 12 में तो ये 6 करेगा। 1/3 भी है, 3 है तो ये कितना करेगा? 72/3 ये 24, तो ये 12 काम। ऐसे ऐसे काम होगा दोनों के द्वारा, ठीक है। और एक और टंकी है जो बाहर भी पानी निकालता है, इतना दिमाग में रखना है, जो काम इस अनुसार हो रहा है। कुल काम कितना हो गया है तो इसको जोड़ लेंगे, कितना काम हुआ है 5 घंटा, 1 2 3 4 5 घंटा। तो 5 घंटा में कितना काम हो गया? तो देखो 3 इसका डबल है ना, 3 गुना कर देंगे जुट जाएगा, 4 3 7,
9 7 16, 16 6 22, 22 आ 12 कितना हो गया 34, 34 तिया 102 काम, 102 इंड हो गया। अब ध्यान देना है, 5 घंटा अगर काम होता है तो काम कितना हो जाना चाहिए 102, लेकिन वो कहता है 5 घंटा में टंकी भर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक खाली करने वाला भी नल लगा हुआ है, उस तीनों को जब खोला जाता है तब 5 घंटा में टंकी भरता है। तो मेरे पास तो 72 काम था, 72 काम था, और ये कहता है क्वेश्चन जो 5 घंटा में टंकी क्या हुआ है भर गया है। तो एक्स्ट्रा काम कितना हुआ? तो आप कहिएगा एक्स्ट्रा काम हो गया 30 काम। तो एक्स्ट्रा काम 30, टंकी उछाल तो नहीं ना मारेगा, इसका मतलब है वो जो खाली करने वाला टंकी है वो 30 काम को 5 घंटा में खाली किया होगा, 30 काम को 5 घंटा में खाली किया होगा। तो 72 और इसका अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा 30। तो यहां ये सोचना है 30 काम खाली करने में, 30 काम खाली में कै घंटा लिया वो 5 घंटा, इसलिए टोटल कितना है 72। तो पूरा को खाली करने में कितना लेगा 5/30 गुना 72, 5 गुना 6 और 6 से 12, यानी 12 घंटा में टंकी को वह खाली कर देगा। तीसरा ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। 5 घंटा काम कराए तो 102 काम हो गया, जितना ये किया उसका आधा करते गए क्योंकि इसका क्षमता आधा है। तो टोटल 5 घंटा में 102 काम, जबकि काम कितना था, काम मात्र मेरे पास 72 था, तो 30 काम बढ़ गया और टंकी कहता है सिर्फ भरा है। क्वेश्चन कहता है सिर्फ 72 काम हुआ है, लेकिन हो चुका है कितना काम 102 काम। इसका मतलब हुआ 30 काम को तीसरा टंकी क्या हुआ होगा खाली किया होगा, कितना देर में 5 घंटा में। तो वही कि 30 काम खाली करने में कितना लगा 5 घंटा, तो पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा 72 काम करने में 5/30 गुना 72, 12 घंटा आपका उत्तर आ गया। अगला कहता इतना इतना का लॉस ज्ञात करें, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा 42 ले लें, 7 6 के 42, यानी ये हो गया कितना 7 गुना 6, 1 गो 2 है, 3 गो 2 देना पड़ेगा, मतलब 8 से गुना, और 28 के लिए 7 और 3 2 सब हो गया, 8 दूना 16, 8 चौके 32 और 1 33, 336 उत्तर हो गया। ठीक है ना, 7 गुना 6, 1 गो 2 है, 16 में 4 गो 2 है, 3 गो 2 देना पड़ गया, 28 के लिए 4 7 सही है, सब काम हो गया। अगला 30 आदमी एक काम को 8 घंटे करके 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम के 2 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिन में प्रतिदिन 12 घंटा काम करके समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए उनमें से क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 30 आदमी 8 घंटा 16 दिन में एक काम करता है, इसी कार्य के 2 गुना अधिक दे दिया है, 2 गुना दी, यहाँ तो 2 गुना होना चाहिए, अधिक देना नहीं चाहिए, खैर देख लेते हैं। एक अन्य कार्य को 2 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटा कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमी? मान लेते हैं x आदमी 10 दिन और क्या कहता है 12 घंटा प्रतिदिन, 2 गुना कार्य, तो यहाँ 2 दे देंगे। तो यहाँ अगर x काम है तो यहाँ 2x काम दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, 30 8 16, 30 8 16, m2 यहाँ m2 है, ठीक है, 10 12 10 12 बटे 2x x 2x 1 2 सही है। और कोई है ऐसा? या m2 बराबर 30 गुना 16 गुना 8 गुना 2x बटे 12 गुना 10, ये भी m2 निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी m2 निकाल सकते हैं। तो a b c d, अब कौन कौन काम पहले होगा? तो पहले तो यही इक्वेशन लिखेंगे, तो पहले ये इक्वेशन लिखें, ठीक है। इक्वेशन के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो m2 का मान ये आएगा। आप देखो यहाँ फार्मूला भी लिखा है m1 d1 h1 बटे w1 m2 d2 h2 बटे w2, ये तो ठीक है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, तब जाकर के ये लिखेंगे, तब जाकर के ये लिखेंगे, और m2 बराबर 64 तब जाकर के निकलेगा, लास्ट में ये लिखेंगे। तो CBAD ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देंगे। मतलब ये पूछता कैसे कैसे सवाल को बनाना है, वो स्टेप लिखना है। अगला इतना का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल, मूलों का योग यहां से निकाल लो ना, मूलों का योग कितना हो जाएगा -b/a मतलब 4। एक मूल 3 है तो दूसरा मूल कितना होगा 1 होगा, 1 में टिक लगा देंगे। मूलों का योग निकाल लिए -b/a। अगला क्या मूलों का योग निकाल देंगे, काम बन गया।
पाई चार्ट से है 1999 और 98 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, ये दिया गया है। क्वेश्चन इसमें क्या है, तो क्वेश्चन है यदि 98 में, ये 98 में कुल बिक्री इतना थी, जिनमें 99 में 1999 में इतना % वृद्धि हुई थी, तो वर्ष 99 में कुल बिक्री लगभग डैश था। तो यहाँ 98 में कुल बिक्री दिया गया है और यहाँ पर जो है ये 99 में कुल बिक्री दिया गया है। ठीक है, 99 और 98 का ग्राफ दिया गया। क्वेश्चन कहता है 99 जो है 98 में कुल बिक्री इतना थी, जिसमें 1999 में 16.5% की वृद्धि हुई थी। 99 में, 98 से 99, तो 99 में कुल कितनी बिक्री हुई, इसमें 16.5% बढ़ा दो, बस हो गया। मतलब इसका 16.5% निकाल के इसमें जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे। कहता श्रमिक ने इतना बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन इसको इतना बजे बंद कर दिया, तो कितने समय तक जलता रहा। इसमें से इसको घटाएंगे और क्या, तो ये बज गया है कितना, 2 बजे चला है और 2 इतना बजे चला है और 12, 30, 34 में 12, 30, 34 में से घटाएंगे 2, 39 और 40, हाँ, यानी 2 से 8 घंटा, मतलब 2 से 10 घंटा 12 लेंगे तो 39 घटिए जाएगा, तो 10 घंटा नहीं होगा, 9 घंटा समथिंग होगा। ये देखो 9 घंटा है, इसमें 9 जोड़ेगा तो 11, यहाँ से जोड़ना सीखो, इसमें 54 जोड़ेगा, इसमें से 60 भागा ले, 60 थी लेकर के घटाना है, इसमें 60 जोड़ेंगे, 1 लेंगे तो इसमें 60 जुटेगा। सेकेंड है, ये मिनट है, ये घंटा है, तो 60 34 कितना हो गया, 60 ले लिए, इसमें से 1 घटा दिए, इसमें से तो ये 104 हो गया। 104 में से 40 गया तो कितना बचा 104 में से 40 ही न गया 34 में से 40 जाएगा नहीं, तो 160 तो 64 हो जाएगा, 34, अच्छा 94, तो 54 आ गया यहाँ पर। यहाँ बच गया कितना 29। अब इसमें से 29 में से ये घटेगा नहीं, तो कई मिनट इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब हमको लाना है 39। देखो ना, एक ही ऑप्शन मिल रहा है और कोई ऑप्शन है नहीं है। इसमें से फिर हम लेंगे तो 60 जोड़ेंगे, 1 घंटा इसमें लेंगे तो 60, 30, 90, 90 में से 39 घटाएंगे, 90 यहाँ बच चुका है पहले से 29 बच चुका है, 29 में 60 जोड़ेंगे तो 60 और 29 कितना हो जाएगा, 60, 29, 89 हो जाएगा, और 89 में से 39 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। यहाँ बच गया 11 बच गया, 11 में से 2 गया 9 हो गया। ऐसे करके आप घटा सकते हैं घंटा, मिनट और सेकेंड को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। घंटा, मिनट, सेकेंड को घटाना है खाली। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक कितना और माध्य इतना है, तो प्रसरण कितना है। प्रसरण पूछ रहा है और हमको क्या शब्द दिया गया, विचरण गुणांक, CV दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है। CV का जो फॉर्मूला होता है ये होता है SD बटे माध्य गुना 100, यही ना होता है। तो विचरण गुणांक हमको 16 है, यानी 16% है। माध्य हमको दिया गया तो ये 16% हो गया, क्योंकि ये प्रतिशत में होता है हमेशा विचरण गुणांक। 16% बराबर SD निकालना पड़ेगा बटे माध्य पता है 25, यहाँ गुना 100 करो या नहीं करो बात तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिशत निकालेंगे हम, तो ये तो प्रतिशत दिया ही हुआ है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुना 100, 25 से 4, SD बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और आप जानते हैं यहाँ पर जो SD बराबर जो होता है वो अंडर रूट V होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, SD का होल स्क्वायर हो जाएगा। और SD कितना निकला, 4, यानी 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, अगला सवाल चलेंगे। ये सब फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल कहता है कोई व्यक्ति वस्तु इतना में खरीदी और 12% लाभ पर बेच दिया वस्तु का विक्रय मूल्य, इसमें 12% बढ़ा देंगे, बस 15 बढ़ा 180, 1680 होगा। आसान सवाल। अगला, यहाँ 4 विषय दिया गया है, 4 छात्र को P और C में औसत अंक कितने हैं, औसत अंक कितने हैं P और C में, P और C में औसत अंक कितने हैं, इसका और इसका औसत निकालना है। सबको जोड़ लो, इसका भी औसत बटे 2 करो,
या नहीं, तो सबको जोड़ के एक ही बार 4 से इतना भी भागा, इसमें भी 4 से भागा, और उसका भी औसत निकालना है। ये कितना है, 9 6 15, 15 5 20, 20 20 7 27, यानी 275। ये कितना है, 8 2 10, 8 18, 18 9 27, यानी 270। तो इतना बटे भी 4, इतना बटे भी 4, तो ये तो इसका औसत हुआ, बटे में 2 कर देंगे तो पूरा का औसत आ जाएगा। तो पूरा का औसत लाने के लिए 2 2 400, 545 और बटे 8 हो जाएगा, भागा 2। 8 7 6 8 6 के 48, कितना बच गया, 6 पर 4 8 8 64, 1 बच गया, 1 8 1 8 2 5, 68.125, 68.125, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कहता ईंट के भार इतना, यदि इतना किलोग्राम हो तो उसका इतना किलो कितना होगा। 3/4 का मात्रा दिया हुआ इसका पूछ रहा है, तो 3/4 और 5/7 में पहले रेशियो निकाल लो। 5/7 में कितना हो जाएगा, 21:20 हो जाएगा। 21 का वैल्यू है 7/8 kg, तो इसका कितना होगा, तो 7/8/21 गुना 20 काट देना है। 7 या 21, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5/6 kg, 5/6 kg, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। बेसिक सवाल था। किसी भिन्न को जब इतना में से घटाया जाता है तो इतना होता है, तो भिन्न बताएं। इतना में से किसको घटाएंगे, जो 1/12 होगा। 1/3 में 4 - 3 1, यही हो गया। 1/3 - 1/4 बराबर कितना, 1/12। पहला ही ऑप्शन सही है। कहता इतना का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल के लिए अंतिम 2 अंक छांट दो। ये देखो किसके किसके वर्ग के बीच में है। वैसे 8 8 6400, 3600, 8 8 6400, ये तो होगा नहीं। 6 के 3600, 7 7 4900, ये भी नहीं होगा। 7 7 4900 ये होने वाला है। 76 का ही स्क्वायर होगा निश्चित रूप से। 6 6 के 36, 7 6 के 42, दूना 84, 3 87, और 7 7 49, 49 8 कितना, 57 76 हो गया। काहेल बनाने का जरूरत है, अंदाज भी तो लगाना जरूरी है। कहता आदित्य को एक परीक्षा में इतना % अंक प्राप्त हुआ, यदि उसे इतना अंक प्राप्त हुआ तो अधिकतम अंक कितने थे। इसका वैल्यू दिया हुआ है, 100% पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 663/78 गुना 100, बस। 13 6 का 78, 13 5 65, 13 का 13, 3 दूना 6, 3 से 17 और 2 से 50, 17 5 85, 850 उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितना समय लेगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई को पार करेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 180/54 कितना हो गया, इसको लगभग सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना कर दो तब मीटर पर सेकेंड आएगा। चलो 8 ऊपर चल गया, 18 तिया 54, 5 तिया 15 बढ़े 180, 12 सेकेंड का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। समय बराबर दूरी बटे चाल। 30% का मान इतना, फिर कहता है पूरा संख्या क्या, 100% निकालना है। देखो कितना आसान सवाल है। 33/30 गुना 100, ये गया 3 से 11 गया, 110 है। हाँ, आसान आसान सवाल। एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे गेंद की इस अनुपात जो है इतना है, लाल रेड और हरा ग्रीन दिया हुआ 4:9, और बैग में हरे और बॉल को मिला दिया जाए। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को और मिला दिया जाए तो अनुपात हो जाता है लाल के साथ हरे 1:3 हो जाता है। ये कब होता है, जब 6 हरा मिलाते हैं। ये तो नहीं मिला है, तो इसको कांस्टेंट कर लीजिए। कांस्टेंट कर लिए इसको, 4 4, तो 9 से 12 हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। क्वेश्चन में कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। 1 का वैल्यू कितना, 2। तो कहता है बैग में कितनी लाल गेंदें हैं, तो 1 का वैल्यू 2, तो 4 का वैल्यू कितना, 8। 8 में टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक सवाल रेशियो का, जो नहीं बदले उसको कांस्टेंट करते हैं हम लोग, यही पता है। देखो सेल ऑफ बाइक इन इंडिया एज पर कलर इन 2009 दिया गया है सभी का। पूछ क्या रहा है सो देखो।
कहता 2009 में भारत में कितने रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री क्या दिया हो, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किन रंगों की मोटरसाइकिल 55% की कुल बिक्री देगी। 55 तो जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा किसका किसका 55% है। एक ऑप्शन आगे पीछे कर दिया है, फिगर यहां रहना चाहिए। 55% कौन कौन देगा, तो जोड़ के देखेगा अब, तो वहां यहां से मिलाना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़े होगा। पहला जैसे ऑप्शन है हरी रजत नीली लाल, हरी रजत नीली लाल, हरी रजत नीली लाल, हरी रजत नीली 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 और लाल। देखो तो 12 8 20 3 23 23 23 20 कितना हो गया 43 नहीं हुआ, 43 से हुआ, पहला गलत। दूसरा कहता है भूरी काली नीली सुनहरी, भूरी काली नीली सुनहरी, भूरी काली नीली सुनहरी, भूरी काली नीली सुनहरी, सुनहरी भूरी काली नीली, भूरी भूरी जो है ब्राउन, ब्राउन यहाँ तो ब्राउन पड़ गया था जी, ब्लैक ये न था तब वो नहीं होता। तो ये इस बार कितना हो गया 12 10 22 3 25 5 30, हटाओ भी नहीं हुआ। यही तो आना ही चाहिए बड़ा वाला 25 सब। देखो ना कौन है, व्हाइट, व्हाइट वाला है। मतलब इसमें से जोड़ जोड़ के, तो 2 पेज आगे पीछे करना पड़ रहा है, जोड़ जोड़ के देख लेना, जो 55% होगा वो सही होगा और जो नहीं होगा वो गलत होगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, हमको 2 पेज आगे पीछे करना पड़ रहा है। हो जाना चाहिए ये, क्या हो जाएगा। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई, एक पहाड़ी है एक टावर है, ध्यान दीजिए क्या कहता है। कहता टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, और कहता है टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। तो बस इसको सजा दो, ये 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, 30 डिग्री है तो ये 1 होगा और ये √3 होगा। तो √3 करने के लिए √3 से गुना, तो यहाँ भी √3 से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया √3 और ये हो गया 1। तो क्वेश्चन पूछता है पहाड़ी की ऊंचाई, तो ये है 50, ये कितना है 50, तो ये कितना होगा 150। √3 यहाँ होगा, ये पहले से 1 था इसके अनुसार, इसके अनुसार √3, तो 1 जब √3 हो जाएगा, 1 जब √3 होगा तो ये 1 किसके अनुसार था, इसके अनुसार √3 से यहाँ भी गुना हो गया। अगला 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन। पहले तो 2 पारी में देखो कुल कितना रन बनाया, मतलब 11वीं प्लस 12वीं में कुल कितना रन बनाया। तो पहले जो था 52 था, तो 52 था तो 52 करके तो बनाना ही पड़ता, ठीक है। अब औसत जो है 52 से हो गया है कितना 54, 2 बढ़ गया, और पारी कितना हो गया अब 12 को पारी हो गया, 12 में 2 का वृद्धि होगा, तो 24 रन एक्स्ट्रा बनाया। तो 104 और 24 128 रन टोटल बनाया मिला करके 11वीं और 12वीं में। आप बेसिक नियम से भी गुना भाग कर सकते हैं। उसमें भी कहता है 16 का अंतर है, तो 16 के अंतर पर इसको तोड़ देंगे, 16 हटा दिए, कितना बच गया 112, 56 इधर और 56 इधर। तो कौन पारी में ज्यादा बनाया है, पिछली पारी की तुलना में 12वीं में ज्यादा बनाए थे, 11वीं पारी, तो ये हुआ 11वीं 56 रन, 56 रन में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए 12वीं पारी में 56 और 16 कितना हो जाएगा 72। हमको 11वीं पूछ रहा है तो ये उत्तर हो गया। इसमें कहता आपको, कहता नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूर्णतः भाज्य है। दाईं ओर की, ये इससे भाज्य है नहीं, ये इससे है, ये इससे नहीं है, ये इससे नहीं है, ये इससे नहीं है, ये इससे है, ये इससे नहीं है, ये इससे नहीं है, ये इससे नहीं है, ये इससे है। अब ये तो रीजनिंग का होगा, ये इससे नहीं, ये है, 3 इससे नहीं, 4 3 से नहीं, हो गया 1 2 3 4, 4 को। तो रीजनिंग का सवाल हो गया। कहता इतना का मौसौ ज्ञात करे। मौसौ के लिए अंतर से दिमाग लगाना है, 8 8 से कट नहीं रहा है 20, तो 8 हट गया, तब कौन बचा 4 4 से ये भी ये भी ये भी सब कट गया, 4 उत्तर हो गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन सब मैथ का रहता है, 1 2 को सवाल बढ़िया था, नहीं तो बाकी
सब सवाल आसान था आपका। क्या सब सवाल बन गया होगा आई थिंक। वो एक जो था जो ग्रुप डी में 3-4 साल पहले शायद पूछा था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था 1/12 1/9, है ना। तो चलो प्रैक्टिस हो गया एक बार। आज इतना, सेट नंबर 10 आपका इंड है। बाकी आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज सब कुछ चल रहा है, उसमें जुड़े रहिए, एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।